तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इम्यूनिटी क्या होता है? ये एक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, जो कि कोई भी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम में किस किस तरीके से लड़ाई हम कर पाते हैं? कुछ केमिकल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, जो कि सारी चीजें मिलके हमारे जो भी बाहर से आ रहे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, टॉक्सिन्स हैं, ट्यूमर सेल्स हैं, इन सभी से जो लड़ाई होती है, मतलब सिर्फ बाहर से आ रहे हैं नहीं, अंदर में एक कैंसेरियस सेल बना है, उसको भी टी सेल जो है वो मार के खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो आजकल इस सिस्टम पे इतना काम हो रहा है, इतना डेवलपमेंट साइंटिफिक रिसर्च इस पे चल रहा है कि हम अपने ही इम्यून सिस्टम को कैसे इतना स्ट्रांग बनाएं कि कैंसर सेल को भी मारने की ताकत हमारे ही अंदर हो। ठीक है। तो इसलिए ये सिस्टम को अभी पहचाना, कोरोना के बाद से इस पे बहुत ज्यादा काम करना शुरू हो गया है कि हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को किस तरह स्ट्रांग करें कि इस तरह से नए नए इजाद हो रहे, जो जीन म्यूटेट हो रहे जो वायरसेस हैं, उनसे हम अपने शरीर को किस तरह मजबूत बनाएं कि हम उनसे लड़ने की ताकत रख पाए। कोई आगे भी इस तरह से कुछ नेचुरल क्लेमिटी होती है, डिजास्टर होता है, कुछ इस तरह से वायरस फैलता है, तो उसके लिए कैसे रिसर्च करके हम अपने आप को स्ट्रांग बना पाए। इम्यून सिस्टम तो ठीक है, ये वही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि हम किस तरीके से अपना जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वाइटल नेटवर्क होता है, सेल ऑर्गन काफी चीजों से मिलकर बना होता है, और किस तरह हम अपने एबनॉर्मल सेल से लड़कर, जैसे कि घर अपना बाहर से आ रहा है वायरस, एक चीज हो गया, एक हो गया आपके शरीर में ही कुछ टॉक्सिन या इस तरह का संरचनाएं बन गई हैं जो मैग्नेंट हो गए हैं, उनसे लड़ाई, तो ये दोनों की फाइट करता है। अभी ना ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, और दूसरा है इन्नेट इम्यून सिस्टम। जो आपका इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, है ना। जो इन्नेट है वो आपका हर एक कंडीशन में एक ही जैसे काम करेगा, ये नॉन स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग करेगा, उस बीमारी के लिए अलग करेगा, ये एक ही तरह का डिफेंस सिस्टम है। बहुत फास्ट होता है, जल्दी काम करता है, पर इसकी कोई मेमोरी नहीं रहती है। ठीक है, मैंने तीन चीज बोला कि ये एक तो नॉन स्पेसिफिक होता है, हर बार एक ही तरीके से काम करेगा, इननेट इम्यून सिस्टम। दूसरा, ये बहुत फास्ट काम करता है। और तीसरा कि इस ये मेमोरी में स्टोर नहीं करता है कि ये वायरस आया था, मैंने इसको इस तरीके से किल किया, अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं इसको इसी तरह से इस पे अटैक करूंगा कि ये मर जाए। तो ये एक जो मेमोरी होती है उस चीज का, वो इसमें नहीं होती है। जबकि जो हम एक्वायर करते हैं अपने, धीरे धीरे आपने देखा होगा टी सेल मेच्योर होने तक थाइमस ग्लैंड में काम करता है, और हम अपने खुद की इम्यूनिटी 7-8 साल तक बढ़ जाती है। तो ये एक्वायर्ड कैसे करते हैं हम कि जैसे बाहर से एक वायरस आया, उसका जो एंटीजन था उसको पकड़ा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए बॉडी ने, और उसकी मेमोरी रख ली। अब जब अगली बार आएगा तो ऑलरेडी हमारे पास उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी है, हमारे पास वो वाले एंटीबॉडीज हैं कि हम उस बैक्टीरिया या वायरस को मार पाए। समझ रहे हैं? जब अगली बार आएगा तो हम क्विकली उसे मार पाएंगे। इसी तरह इसी यही एक बेस है जिसपे वैक्सीन काम करते हैं। यही प्रिंसिपल है जिसपे वैक्सीन काम करते हैं कि वो मेमोरी को स्टोर करता है। जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी रख लेता है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, उस पर्टिकुलर वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है कि इसको ये किस एंटीबॉडी से मारना है। तो जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा, आपकी बॉडी पहले से तैयार है उसे मारने के लिए, और उसका असर कम हो जाएगा। मान लीजिए कि चिकन पॉक्स फैल रहा है, आपने चिकन पॉक्स का वैक्सीन ले रखा है, पर तभी भी आपको वो दोबारा इन्फेक्ट हो गया है, पर क्योंकि आपने वैक्सीन ले रखी है वो उसका सिवियरिटी नहीं होगा, वो उतना बुरी तरह से आपको होगा ही नहीं। उसका बहुत माइल्ड सा आपको ऐसे लगेगा कि आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और बॉडी उसे लड़के उसके बैक्टीरिया को खत्म कर देगी। तो ये एक एडवांटेज है वैक्सीन लेने का। जो कोरोना वायरस के वैक्सीन है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम किए। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर उस वायरस का जीन म्यूटेट हो गया, तो आपने इंजेक्शन तो जिस वायरस के लिए लिया है वो तो म्यूटेट हो गया, उस वो तो उसका फॉर्म ही चेंज कर चुका है। अब वो वैक्सीन उस जो म्यूटेट कर गया है उसके लिए काम नहीं करेगा, फिर से उसके लिए नया
हमें एक्वायर जो इम्यूनिटी है वो फिर से हमें बिल्डअप करना पड़ेगा। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, बहुत ही स्लो स्लो काम करती है, क्योंकि आज अटैक किया है तो आज तो आपका सिस्टम उस पे कब्जा नहीं कर पाएगा, उसको टाइम लगेगा, बहुत स्लो है, वो धीरे धीरे आइडेंटिफाई करेगा। फिर ल्यूकोसाइट्स आएंगे, फिर टी सेल्स आएंगे, उसको हेल्प करेंगे, फिर धीरे धीरे एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एंटीबॉडीज बनाएंगे, और धीरे धीरे काम होता है। पहला ये स्पेसिफिक होता है, एक एंटीजन के लिए एक ही काम करता है। दूसरा ये बहुत स्लो है, धीरे धीरे काम करता है। तीसरा ये मेमोरी रखता है, मेमोरी में स्टोर करके रखता है। तो और जो इननेट है वो नॉन स्पेसिफिक है, वो मेमोरी नहीं रखता है और फास्ट काम करता है। तो ये दो अलग अलग प्रकार हैं। आपको इननेट जो है वो हर तरह से एक ही जैसे काम करता है। इननेट के ना बहुत सारे टाइप हैं कि किस तरीके से वो बॉडी में काम करता है। तो हमारा सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, हमारा स्किन, जो हमारे बॉडी पे जो स्किन है वो पहला पार्ट है इननेट इम्यून सिस्टम का। हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं, फिर मैं इननेट को और अच्छे से समझाऊंगी। तो इम्यून सिस्टम के तीन मेजर फंक्शन क्या है। पहला तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, दूसरा जो डेड और डैमेज टिश्यू सेल है उनको हटाना, और जो एबनॉर्मल सेल हैं उनको या तो हटा दो या उनको आइडेंटिफाई करो, है ना। आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो उनको आगे मारने का काम होगा। तो इस तरीके से ये इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है। ये तीन इसके मेजर फंक्शन है। तो अब हमने देखा दो तरह का इम्यूनिटी था, इननेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में दो तरह से काम होता है, वो हम बाद में देखेंगे, पर मेन हमने उस दिन भी पढ़ा था, बोन मेरो में बनता है बी सेल, थाइमस में बनता है टी सेल। ये बनता तो उधर ही है पर वहां से फिर शिफ्ट हो जाता है थाइमस में। वो अभी हम और डिटेल में जाएंगे, अभी फोकस है हमारा इननेट इम्यूनिटी पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी की फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है स्किन। सबसे फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है हमारा स्किन। पूरे बॉडी में हमारी जो है उसको घेरा हुआ होता है स्किन ने, और स्किन के ऊपर क्या होता है, एक सिबम की लेयर होती है, सिबेशियस लेयर होती है, एक वैक्स जैसा सब्सटेंस पूरे बॉडी में होता है, जो कि पहली चीज तो उसमें होता है कैरेटिन। क्या होता है, कैरेटिन, जो कि बाहर से आ रहे बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। आपको समझ में आ रहा है। फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है आपका स्किन, उसमें होता है कैरेटिन, उसमें होता है हेयर। हेयर कहाँ कहाँ होते हैं, आपके नाक में हो गए, कान में भी थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सीलियां हैं ये आपके, एक तो आंखों की पलकों में बाल होते हैं, तो कुछ कीड़ा आया, रिफ्लेक्स हुआ, आंखें बंद हुई, तो ये बाहर से आ रहे भाई चीजों को रोकता है, आपको बचाता है। और जो सीबम में होता है कैरेटिन, वो आपका जो बाहर से बैक्टीरिया अटैक कर रहा होता है वो मार देता है। और दूसरा एक होता है फ्लोरा, मतलब आपके पूरे बॉडी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। वो सिम्बायोसिस है, मतलब कि भाई तुम भी रहो हम भी रहें, और तुम कुछ जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाने वाले चीजें आएंगी तुम उसको मार देना, पर तुम हमारी बॉडी पर रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस तरह से एक कैटल एग्रेट भी देखा होगा, एक पक्षी होता है जो बफेलो के ऊपर, भैंस के ऊपर बैठता है, उसके कीड़े खाता है, और बफेलो उसको ऊपर बैठने नहीं देता, भाई तू काम कर, तू कीड़े खा, ठीक है। तो उसका पेट भर रहा है और इसकी सफाई हो रही है। ऐसे ही हमारे स्किन के ऊपर हेल्दी बैक्टीरिया हैं, तो जो कि आने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया को अपने आप मारते रहते हैं। ये हो गई स्किन की बात। अब जैसे स्किन है वैसे ही बाकी सब जगह पे भी ये काम होता है। एक तो हो गया अभी हमने जाना कि हेयर के थ्रू, दूसरा सिबेशियस लेयर के थ्रू, तीसरा केराटिन के थ्रू, हेयर के थ्रू, अब आ गया म्यूकस मेम्ब्रेन। चौथा हो गई स्किन के ऊपर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। आपकी ना जितने होलो कैविटीज है उनमें क्या होता है, नाक में म्यूकस भरा होता है, गले में म्यूकस होता है, जो कि आपके खाने को भी अंदर ले जाने में मदद करता है। तो जो म्यूकस है, सीलिया हो गए, पेट में आपके हो गया एसिड। अब एसिड में कोई खाने में आपको कोई इन्फेक्शन चला गया तो एसिड उसको जला डालेगा वहां पर। तो और आपका और क्या ओपनिंग हो गए, कान में भी आपका वैक्स प्रोड्यूस होता है जो कि मारने का काम करता है। माउथ में सलाइवा हो गया, उसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं।
जो आंखों से आंसू निकलते हैं उसमें भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं कि बाहर से आने वाले चीजों को वो मारता है। ये आपका अभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही चल रहा है, स्किन और म्यूकस लेयर के साथ ही ये चीजें चल रही हैं अभी भी, ठीक है। और एक और चीज होती है कि आपका पीएच लेवल, सलाइवा का पीएच हो गया, या फिर आपके वजाइना में भी पीएच लेवल एक मेंटेन होता है, जो कि बाहर से आ रहे बैक्टीरिया को अपने आप ही किल कर देता है। आपको कुछ असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, वो इतना एसिडिक वहां पे एनवायरनमेंट जो होता है वो एसिडिक होता है। तो कुछ भी अगर आपने यूटीआई पकड़ा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, तो वो अपने ही लेवल पे उसको किल कर देता है। फिर ऐसे ही सेम चीज आपके एनएस और रेक्टम एरिया में भी होती है। उनके अपने ही बैक्टीरिया होते हैं जो कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को नेगेट कर देते हैं, उनको मार देते हैं। यूरिन में फ्लश होता है, फ्लशिंग सिस्टम, वो इतने एक तो प्रेशर से आता है कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट को क्लीन कर देता है, दूसरा वो थोड़ा एसिडिक भी होता है, उसका जो पीएच है वो कम होता है, तो उसकी वजह से वहां पे भी बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, ठीक है। तो हर एक भगवान ने बनाया इस तरह से है कि इस लेयर ऑफ डिफेंस को तोड़ेगा तो फिर अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस चालू होगा। अभी हमने बात किया स्किन, म्यूकस, केमिकल, कैरेटिन, हेयर, सीलिया, गैस्ट्रिक एसिड जो होता है पेट में, फिर पीएच हो गया, सलाइवा हो गया, टेयर हो गया, यूरिन हो गया। ये सारी चीजें जो है वो आपके इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अपने स्किन का। अभी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ गया, पहला होता है सेल के थ्रू। किसके थ्रू? सेल के थ्रू होता है। तो कौन कौन से सेल होते हैं जो कि इस इननेट का पार्ट है? पहला हो गया आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल आपने सुना होगा, बेसोफिल, इसिनोफिल, मस्ट सेल, ये सारे किसके टाइप हैं? ल्यूकोसाइट्स के टाइप हैं। डब्ल्यूबीसी के ये सब टाइप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इनको ग्रेनुलाइट सेल्स भी कहा जाता है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, आपका कोई भी जो न्यूट्रोफिल होता है ना, वो क्या करता है, उसको खा जाता है बैक्टीरिया को। बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं, पहली चीज तो ये, इनकी साइज बड़ी होती है, वो एनगल्फ कर लेते हैं और फेगोसाइटोसिस के थ्रू उसको खा जाते हैं। एक न्यूट्रोफिल अराउंड 100 बैक्टीरिया को खा जाता है, पर जब उसकी ताकत नहीं बचती है तो वो और को ऐसा सिग्नल भेजता है। जो सिग्नल भेजता है उसको साइटोनिन बोलते हैं। जो सिग्नल भेजता है उसे साइटोनिन बोलते हैं। ये जो साइटोनिन है ये बाकी सबको बुलाता है, भाई आ जाओ यहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन है, आ जाओ। और डब्ल्यूबीसी को बुलाता है और ल्यूकोसाइट्स को बुलाता है। अब सारे मिलके पूरी आर्मी आ गई वहां पर और वो सारे लड़ाई कर रहे होते हैं बैक्टीरिया से। तो जो ये साइटोकिन, आपने मैंने जो बोला साइटोकिन, ये एक केमिकल है जो कि बुलाता है, इंडिकेशन देता है कि ये साइट ऑफ इन्फेक्शन है, जितने भी डब्ल्यूबीसी हैं यहाँ लड़ाई की जरूरत है, आ जाओ। तो उसके थ्रू यहाँ पे फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। और एक होती है नेचुरल किलर्स, ये भी एक टाइप के सेल होते हैं, नेचुरल किलर्स। ये जो जिस सेल में मान लो मेलिग्नेंट ग्रोथ हो गई है, अब उसको पता है कि भाई, तो उसको ये नेचुरल किलर्स वहां मार्क कर देती है और उसके स्किन के ऊपर, उसके जो आउटर लेयर है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एंजाइम छोड़ देती है, मार्क कर देती है कि ये वाला खराब है। तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड डेथ। प्रोग्राम डेथ मतलब अब ये उसको इंडिकेशन दे दिया भाई तुम खुद ही मर जाओ, तो वो सुसाइड करती है, ठीक है। वो सेल अपने आप ही अपने आप को मारती है, इसे बोलते हैं प्रोग्राम्ड डेथ। और इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस कहा जाता है, ठीक है। अपने आप वो सेल मर जाती है क्योंकि उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई तुझ में प्रॉब्लम है, गो डाई, वो खुद से सुसाइड करती है। इसे प्रोग्राम डेथ कहा जाता है और इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहा जाता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था साइटोकिन, जो कि एंजाइम है जो कि सबको बुलाता है, जो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी दो सेल और भी होते हैं जो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ही है, किसका? इननेट इम्यूनिटी का ही। उसको हम बोलते हैं डेंड्रियाटिक सेल्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। जो कि मोनोसाइट जो होता है वो भी आपका मतलब मैक्रोफेज के थ्रू ही, मतलब खा जाने वाला ही काम करता है। पर ये दोनों से बनती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि ये एंटीजन मार्क करते हैं, ठीक है। तो इन दो को हम थोड़ी देर में जानेंगे। ये सारा
किसके थ्रू हुआ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस? सेल के थ्रू। अभी जो आपका जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है दो, उनको हम समझेंगे। एक है इन्फ्लामेशन और दूसरा है फीवर। इन दोनों के थ्रू भी हम बाहर से आ रहे बैक्टीरिया को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। इन्फ्लामेशन एज रेडनेस, जो हम बहुत बार जान चुके हैं ना, कोई भी ऑर्गन वहां पे जहाँ लड़ाई चल रही होती है वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। किस लिए? क्योंकि वहां से जो सेल हैं वो मर मर के हिस्टामिन छोड़ रहे होते हैं। वो डैमेज होके, जो भी डैमेज सेल्स हैं वो वहां से हिस्टामिन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वहां रेडनेस आती है, वो स्वेलिंग हो जाता है, वो एरिया स्वेल्ड अप हो जाता है, प्रॉन ऑफ साइट हो जाता है कि यहाँ पर लड़ाई चल रही थी, ये बैटल फील्ड है, इसलिए यहाँ पे रेडनेस है। तो वो जो एरिया है उसमें इन्फ्लामेशन जो है वो एक सिम्टम है कि इस जगह इन्फेक्शन है। तो जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं वो आपके गले में चेक करते हैं कि कहीं आपका स्वेलन तो नहीं है। स्वेलिंग होगी गले में, यानी कि आपके लिम्फ नोड हैं वो फूले हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं, या आपके टॉन्सिल है वो फूले हुए हैं, तो वहां पे इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है। तो इस तरीके से वो फर्स्ट चेक करते हैं कि इन्फेक्शन होगा तो आपके शरीर में ऑलरेडी ये सिम्टम आएंगे। इन्फ्लेम्ड होगा आपके या तो टॉन्सिल या तो लिम्फ नोड, इसलिए वो ऐसे छू के आपके गले के आसपास चेक करेंगे कि कहीं सूजन तो नहीं है लिम्फ नोड में, टॉन्सिल में, इन सब में। और दूसरा, हाइपोथैलेमस को इंडिकेशन जाता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओ। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बैक्टीरिया को इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, वो उससे मरने लगते हैं। तो ये बॉडी का इम्यून सिस्टम है और एक सिम्टम है। फीवर कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है कि वहां लड़ाई चल रही है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया, उसने अपने आप ही बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया होता है। तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस हमने बहुत सारा स्किन का बारे में जाना, सीलिया, म्यूकस मेम्ब्रेन, हर एक ऑर्गन का अपना अपना जाना। सेकंड, हमने सेल्स के बारे में जाना कि इतनी डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो कि लड़ाई करते हैं, ठीक है, जिनमें था न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मस्ट सेल, फिर डेंड्राइट्स, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर्स, जो कि उसको सुसाइड करने के लिए बोलते हैं सेल को कि भाई तुझ में प्रॉब्लम है तुम मर जाओ। और फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है दो, इन्फ्लामेशन हो गया एक, दूसरा हो गया फीवर। अब एक कुछ केमिकल एक्सक्यूज मी होते हैं, निक्की जी, ठीक है। शायद आपकी स्लाइड नहीं चेंज हो रही है, एक जगह पे रुकी हुई है। हाँ, ये मैंने अपने आप ही रोकी हुई क्योंकि अभी इननेट इम्यूनिटी को ही मैं समझा रही हूँ, ओके ठीक है। ओके। अभी इननेट पे ही काम हो रहा है तो हम यहीं पे रुके हुए हैं अभी। ओके ओके। या तो जो अभी हम पहुंचे हैं अपना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गए दो। अब तीसरा है केमिकल प्रोसेस। वो आसपास वाली सेल में कुछ केमिकल भेजते हैं जो कि इंटरफेयर, जो बैक्टीरिया होगा ना वो रेप्लिकेट करता है, अपने जैसे बहुत सारे बनाएगा, जल्दी जल्दी फैलाएगा पूरे ब्लड में, ताकि पूरा वायरस जल्दी पूरा बॉडी को कवर कर पाए। रेप्लिकेट होते हैं ना, उनकी काम ही है कि अंदर पहुंच के रेप्लिकेट होना। तो ये हमारी बॉडी एक केमिकल छोड़ती है जिससे कि हम इंटरफेयर करते हैं, उनको रेप्लिकेट होने नहीं देते हैं। बोलते हैं कि भाई तुम तैयार हो जाओ इनसे लड़ने के लिए और इसको अपने अंदर मत घुसने देना, घुस गए तो ये तुम्हारा टेक ओवर कर लेगा सिस्टम और हाईजैक हो जाओगे तुम, जो पास वाले सेल्स होते हैं। तो ऑलरेडी हम इस तरीके की केमिकल आसपास वाले सेल को भेजते हैं कि बी रेडी फॉर वॉर, लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ, ऑलरेडी एनिमी घुस चुका है, उसको अपने अंदर नहीं घुसने देना है। और मान लो अब घुस गया तो अब क्या करें? ऑलरेडी हमने इतना डिफेंस किया पर अब घुस गया, तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कंपाउंड प्रोटीन्स होते हैं जो कि उसकी बाहर की सेल पे चिपक जाते हैं। किसके? जो फॉरेन बैक्टीरिया है उसकी बाहर के स्किन पे चिपक जाते हैं। और वो कैसे काम करते हैं? वो कुछ अंदर में एंजाइम्स उसके छोड़ते हैं जो कि उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, सेल वॉल को खत्म कर देते हैं, किसके? बैक्टीरिया के, वायरस के, और उनको मार देते हैं। इस तरीके से हमारा इननेट इम्यूनिटी काम करता है, जो कि हम अपने वोम के अंदर से ही, मतलब यूट्रस में से जब बाहर आएंगे तब से ही ये काम करना शुरू कर देता है। मदर मिल्क के थ्रू हमें एंटीबॉडीज मिलते हैं, वो हमारे बॉडी में हमेशा रहते हैं। तो ये है जो हम जन्मजात इम्यूनिटी हम अपने साथ लेके आए हैं, उसके बारे में ये काम होता है। पर ये क्या है? फास्ट काम करता है, ये कोई मेमोरी नहीं रखता है। और तीसरा, ये नॉन स्पेसिफिक है, हर बार हर किसी बैक्टीरिया वायरस के लिए एक जैसे ही काम करता है। ये पूरा सिस्टम इननेट इम्यूनिटी का। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये बी सेल और टी सेल इन दो के थ्रू होती है, ठीक है। और ये दोनों बनते तो बोन मेरो में ही है, ठीक है। बी सेल भी बोन मेरो में बनता है और टी सेल भी वहां पे बन के निकल जाता है आगे थाइमस की तरफ, वहां वो मेच्योर होता है, डेवलप होता है।
ठीक है। उसके बाद बनता उधर है, निकल के फिर जाता है थाइमस में। बी सेल किस में चले जाता है? ब्लड सेल में चले जाता है। तो अब हम इसके बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। इसमें बी सेल होते हैं और बी सेल जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीबॉडीज कहाँ बनता है? बी सेल में बनता है। बी सेल कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है बी सेल, क्योंकि ये एंटीबॉडीज बना रहे हैं और मेमोरी भी रखते हैं, स्लो स्लो काम करते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। कोई एक ही प्रकार का वायरस जब दोबारा आएगा तो अभी हमारा बॉडी उसके लिए तैयार रहेगा। मान लीजिए आपको एक कभी हनी बी ने नहीं काटा है, मधुमक्खी ने एक दिन काट लिया, अब उससे जो रिलीज केमिकल है वो आपकी बॉडी में नहीं है, तो कई बार उनको इतना स्वलन अप हो जाता है ट्रैकिया की, ब्रेथनेस हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, अगर उनके पास पहले से कभी भी कोई काटा नहीं है और इम्यूनिटी नहीं है। इतना डेंजरस एक हनी भी हो सकता है। पर मान लीजिए उसको कभी बचपन में काटा है तो ऑलरेडी बॉडी ने वो मेमोरी बना के रखा है। अब अगली बार जब काटेगा तो उसका जैसा एंटीबॉडी पहले से बॉडी में रेडी है, जब नेक्स्ट टाइम काटेगा तो वो उतना बुरी हालत नहीं होगी उस इंसान की जैसे पहली बार होती है। और दूसरा कि अगर बचपन से हम इस तरह के वायरसेस को एक्सपोज होते हैं तो बड़े होने तक हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो चुका होता है। अगर बड़े होने के बाद आपको कोई चिकन पॉक्स हो गया तो फिर उसका सिवियरिटी लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि बचपन में आप एक्सपोज नहीं हुए हैं, अब हुए हैं। तो जो बचपन में छोटे छोटे दाने होके शायद वो खत्म हो जाता, वो पूरा फुल फ्लेज्ड पूरी अच्छे तरह से सब जगह बड़ा बड़ा बॉयल बनेगा, फटेगा, गिरेगा और आपको ज्यादा तकलीफ फेस करनी पड़ेगी अगर वो बाद में जाके हो रहा है। ठीक है। तो जो टी सेल है ना, ये एंटीजन बनाते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, मार्क करते हैं कि भाई ये वाला एंटीजन, ये वाले सेल में प्रॉब्लम है। और एंटीजन के सेल कैसे दिखते हैं कि उसके बाहर में एक रेड रेड डॉट की तरह आप इमेजिन कीजिए कि उसको वो आइडेंटिफाई कर देता है कि ये वाले सेल में प्रॉब्लम है, कम एंड वर्क हियर। तो इसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक हेल्प करने वाले और किलर सेल। तो ये दो सेल है, टी हेल्पर, टी किलर। जो इननेट और इम्यूनिटी है ये बर्थ से होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अक्वायर्ड होती है, वो बर्थ पे नहीं होती है, धीरे धीरे इकट्ठी होती है। और इसमें लिम्फॉइड सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है। जो लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक फ्लूइड है जो कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जब जो कैपिलरी में जो ब्लड जा रहा होता है ना, तो जब कैपिलरी से ब्लड ट्रांसफर होता है, जा रहा होता है, तो उसमें कैपिलरी में इतना फोर्स होता है कि साइड में छोटे छोटे होल होते हैं, गैप होते हैं उसकी मेम्ब्रेन में, तो उनसे रिस जाता है। उस प्रेशर से जो है वो आर्टरीज में जो प्रेशर है उससे वो रिस के बाहर निकलता है। तो उसमें जब रिसता है ना, तो जो आरबीसी वगैरह हैं जो साइज में बड़े हैं वो उसमें नहीं जा पाते हैं। जो साइड में रिसता है, जो साइड में रिस रहा है उसमें खाली कुछ प्रोटीन, वाटर और प्लाज्मा, मेनली प्लाज्मा, ये सबका आपका रिसाव होता है। और वो कलेक्ट होता है लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं उनके थ्रू वो इकट्ठा होता है और फिर से बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। नहीं तो मान लीजिए कंटिन्यूस रिसता रहेगा तो आपका ब्लड बहुत थिक हो जाएगा, फिर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हम मर जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए हमारे बॉडी में इस तरह से सिस्टम बना है, सॉरी, कि जो सारा फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड, वो पूरा इकट्ठा होता है और आपके बॉडी में वापस सर्कुलेट होता है। अब वो किस में जाएगा? आप सोचिए कि वो आर्टरी में जाएगा कि वेन में जाएगा। इकट्ठा तो कर लिया हमने, वो जो प्लाज्मा था, फ्लूइड था, जो कि कार्डियक सिस्टम से लीक हो रहा है धीरे धीरे कैपिलरीज के थ्रू, वो जाएगा वेन में, क्योंकि आर्टरीज में इतना प्रेशर होता है कि अगर वो वहां जाएगा तो वो उछल के बहुत दूर तक गिरेगा। इतना प्रेशर होता है आर्टरीज में। कभी भी जब हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे तो वो वीन से ही किया जाता है, क्योंकि आर्टरीज बस्ट होगी तो उसका प्रेशर हम झेल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम को आप पकड़िए कि ये अभी वीन में जाएगा जहाँ की कम प्रेशर है, तो वो वीन में जाके मिलता है और फिर से वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो जो ये लिम्फ है इसमें बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, ये पुलिस वाले के जैसे काम करता है, बहुत सारी पुलिस पोस्ट है धीरे धीरे। तो उन पुलिस पोस्ट को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड। उस पुलिस पोस्ट को हम बोलते हैं लिम्फ नोड। हर एक लिम्फ नोड में बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि बाहर से आने वाले फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को मार रहे होते हैं।
ताकि वो ब्लड में ना जा पाए, ठीक है। बहुत सारे लिम्फोसाइट्स WBCs आके यहाँ पे मार रहे होते हैं। तो ये लिम्फा जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है और पूरी तरह से इसमें मदद करता है। इसमें स्प्लिन भी हो गया, थाइमस हो गया, अपनी अपनी फंक्शन है जो हम धीरे धीरे इसमें जानेंगे। 1970 में WHO ने बोला कि ये दो तरह का काम है। ह्यूमरल, क्योंकि ये बनता है आपका कहाँ पर, बोन मेरो में। तो ह्यूमरल जो है वो बोन मेरो में बनता है, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। और जो सेल्यूलर है वो आपका बनता है बाय एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये दो टाइप हैं इसके, बी और टी। ओके, तो ये जो है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड, थाइमस, स्प्लिन, ये सारे इसका काम करते हैं। जो लिम्फ है वो मेनली वाटर होता है, थोड़ा शुगर, सॉल्ट, वेस्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्रोटीन। इसमें आरबीसी नहीं होते हैं, तो ये कलरलेस होता है, इसलिए इसका कोई कलर नहीं होता है। आरबीसी होंगे तो लाल कलर आ जाता है, इसमें आरबीसीज नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है। जो लिम्फ वेसल्स हैं वो लिम्फ को कैरी करने का काम करती हैं। लिम्फ कैपिलरीज होते हैं जो कि स्मॉलेस्ट पोर्शन होते हैं और उनमें ना बिल्कुल वेन्स की तरह वॉल्व लगे होते हैं। तो एक एक ही डायरेक्शन में वो लिम्फ घूमता है पूरी बॉडी में। अभी ये देखिए यहाँ पे ये जो एडिनॉइड्स हैं, आपके कान में जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है, उसके पीछे होते हैं। मतलब मान लीजिए कोई माइक्रोब्स आपके कान से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह, तो ये फूल के बड़े हो जाते हैं। और अगर छोटे बच्चों में होगा तो इससे सांस की तकलीफ भी बहुत बार होती है। फिर दो जो टॉन्सिल्स हैं वो चार पेयर में होते हैं। दो हमारे गले में योबुला होता है ना, घंटी का जिसे बोलते हैं अपने 16 आधार में, योग में। तो उसमें जो घंटी का है उसी युवला के दोनों साइड में टॉन्सिल होते हैं, पैलेटाइल टॉन्सिल्स, जो कि फूल के बड़े हो जाते हैं। तो ये माउथ से अगर कुछ जा रहा है तो यहाँ होगा, फिर नाक में होते हैं, फिर कान में होते हैं। इसलिए जितनी भी ओपनिंग्स हैं वहां पे ये पहरेदार बिठा रखे हैं जो कि आने वाली चीजों से लड़ाई करेंगे। फिर जितने भी लिम्फ नोड है वो सारे चेक पॉइंट्स हैं कि जहां जाए वो उनको स्कैन करके ही आगे भेजेगा, ठीक है। जो स्प्लिन है वो सारे आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, वो सब यहाँ आके मरते हैं, फिर टूटते हैं, फिर उनसे बिलिरुबिन बनता है जो कि फिर किडनी के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। और साथ में लिवर भी उसको डिस्ट्रॉय करके स्टूल में पास कर देता है आगे। इस तरीके से हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जो थाइमस है ये देखिए चेस्ट के एकदम बीच में, यहाँ पे सारे टी सेल आ जाते हैं, फिर वो मेच्योर होते हैं और बॉडी में पूरा ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और एंटीजन को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। सॉरी, बी सेल जो होता है वो एंटीबॉडीज बनाता है और टी सेल जो है वो एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है। तो ये हमारा पूरा इम्यून सिस्टम है जिसमें पूरा लिम्फेटिक सिस्टम भी जुड़ा हुआ रहता है। ओके, तो कैपिलरीज जो होते हैं वो बहुत ही पतली, एक सेल जितनी पतली होती है, ताकि वो उनसे आदान प्रदान होना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। और जो इसके बीच में जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टेलियल फ्लूइड होता है। ये इतना नहीं जानना है, सिर्फ ये देखना है कि जो आपकी कैपिलरीज है वहां से जो वेस्ट होता है वो पूरा जो ब्लड ही है, पर अब उसको ब्लड नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं है, उसको लिम्फ कहा जाएगा। वंस वो कैपिलरी से जो रिस के बाहर लिम्फ वेसल में कलेक्ट हो जाएगा तो उसको हम लिम्फ बुलाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लड फ्लो है। इनसे रिसा, रिस रिस के इनमें जो छोटे छोटे मेम्ब्रेन में छेद होते हैं उनसे बाहर निकला, फिर इनको पकड़ लिया। ये जो आप मेरा कर्सर के पास देखिए, आप इस तरह से छोटी छोटी संरचनाएं बनी है ना, ये वॉल्व है। ये पूरे प्रेशर के साथ खुलते हैं और इसमें ये घुस जाता है लिम्फ, उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। एक ही डायरेक्शन में ये चीज आगे बढ़ेगी, ये मतलब दोबारा दोबारा खुलता नहीं है। यहाँ से ये इसमें घुसा, पकड़ लिया, आगे से तो बंद है ना, फिर घुसा कैसे यहाँ से, क्योंकि इसमें वॉल्स लगे होते हैं बिल्कुल वेन्स के जैसे, और जो कि एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। अब यहाँ से लिम्फ इधर चला और वापस से वीन के थ्रू, ब्लू वाला जो है वो वीन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके थ्रू वापस आ गया और फिर पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है।
ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। अभी जो लिम्फ नोड है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, जो कि फेगोसाइटोसिस के थ्रू उनको मारने का काम करते हैं, फिल्टर करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस को, टिश्यूज को। इसमें मैक्रोफेजेस होता है, जो कि मैंने अभी बताया ना, खा जाने वाला जो भी काम है वो ये लिम्फोसाइट इस तरह से काम करते हैं। एंटीबॉडीज बनाते हैं, लड़ाई करते हैं, एंटीजन होता है जो कि मार्क करता है और इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करता है। जो लिम्फ है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है और इसमें दो मेन डक्ट होते हैं, एक है राइट थोरेसिक डक्ट और एक है लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, इसमें 20 ml जाता है, इसमें 100 ml इकट्ठा होता है 1 मिनट में। तो ऐसे टोटल मिला के 120 ml हर मिनट में आपका सर्कुलेट होता है ये फ्लूइड। 120 ml लिम्फ पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है हर 1 मिनट में। और एक मेन ये काम करता है कि जो फैट होता है ना, फैट सेल्स होते हैं वो आपके ब्लड के थ्रू नहीं आ पाते क्योंकि बड़े होते हैं, मोटे होते हैं। पर जब जहां से वो रस जाता है लिम्फ, उसी के थ्रू आपका जो फैट है वो भी इसी के थ्रू ट्रेवल करता है। तो ये जो थर्ड लाइन है, जो लिपिड ट्रांसपोर्ट का काम भी ये लिम्फ वेसल्स करते हैं। और कहाँ से कलेक्ट करता है? फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड स्ट्रीम बाय लिम्फ वेसल। ठीक है, तो ये जो लिम्फ क्या क्या काम करता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, वो पूरे बॉडी में जो रिस रहे लिक्विड है उसको इकट्ठा करता है, नहीं तो आपका ब्लड बहुत सर्कुलेट होना मुश्किल हो जाएगा और डिहाइड्रेट होगा, थिक हो जाएगा। तो वो सब चीजों से हमको बचाता है। तीसरा, लिपिड के ट्रांसपोर्ट का काम भी ये करता है। तो लोकेशन ऑफ मेजर लिम्फ नोड हमारे कहाँ कहाँ पर है? टॉन्सिल में है, एडिनोइड जो कान में होते हैं यूस्टेशियन ट्यूब के पास, नेक में होते हैं, फिर आर्मपिट में भी होते हैं। जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हमेशा चेक करते हैं कि आर्म के अंदर गांठें तो नहीं बन गई है। वो गांठें क्या है? लिम्फ नोड है। तो जब भी ब्रेस्ट चेक करते हैं तो आपका 2 फिंगर टेस्ट, 3 फिंगर टेस्ट जो होता है उसमें आर्मपिट में भी अगर गांठें बन गई हैं तो वो एक इंडिकेशन है ब्रेस्ट कैंसर का। तो ये हमेशा चेक करना होता है। तीसरा, आपके ग्रोइन एरिया में और मीडिया स्टेनम, जो कि दोनों लंग्स को जोड़ने का काम करता है, उस जगह पर भी ये नोड्स होते हैं। और जहां लिम्फ नोड होंगे वहां कैंसर बड़ी तेजी से फैलता है। ठीक है, और जहां लिम्फ नोड की कमी होगी वहां पे वो उतना तेजी से नहीं फैलता है। अभी जो स्प्लिन है वहां पर लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है ये। तो ये याद रखने की बात है कि ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, जिसको तिल्ली भी कहा जाता है। ये ब्लड से आ रहे फॉरेन मटेरियल को फिल्टर कर देता है और जो पुराने भी रेड आरबीसीज है वो यहाँ आके मरती हैं, तो इसे ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। और ये लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। थाइमस ग्लैंड के बारे में हम उस दिन ग्लैंड्स वाले में भी पढ़े ही थे कि दोनों के बीच में होता है, और इसमें से थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि टी थाइमोसाइट्स जो है उनको मेच्योर करने का काम करता है, उनको डेवलप करने का काम करता है। और जो टी सेल हैं वो एंटीजेंस बनाने का काम करते हैं। ये देखिए पूरे बॉडी में किस तरह से लिम्फ नोड का जाल होता है, अलग एडिनॉइड, टॉन्सिल्स, ये थाइमस है, स्प्लिन है, लिम्फ नोड्स हैं, ये सारे आपके लिम्फ नोड के सॉरी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। इन्हीं में ये बोन मैरो है जिसमें से ये सेल्स बन रहे होते हैं। तो आज हम ना ये दोनों मिक्स, क्योंकि एक एक का रोल दूसरे में है, दूसरे का रोल एक में है, तो दो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम अपने सिलेबस में नहीं है, पर इसको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अभी ये मैक्रोफेजेस, टी सेल, बी सेल जिनके बारे में मैंने बताया, ये सभी इसी का पार्ट है। लिम्फोसाइट्स को ही हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो इनमें टी हो गया और बी हो गया, ये दो को आप याद रखिएगा। डी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो लिम्फ नोड में होते हैं। ओके, बी लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट इन लिम्फ नोड्स।
और ये क्या कर रहा है, ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। बी के लिए आप ये हमेशा याद रखिए कि ये रिलेवेंट एंटीजेंस को पहले पहचानता है, उनको एक्टिवेट करता है और उसको फिर प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट कर देता है। फिर प्लाज्मा सेल सीक्रेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज कहाँ से सीक्रेट होते हैं, बी लिम्फोसाइट से। और ये एंटीबॉडीज उसके जो सेल वॉल को खराब कर देते हैं। तो जो एंटीबॉडीज किस तरह से काम करते हैं, हम एंटीबायोटिक भी खाया तो वो इसी तरह काम करता है। वो वायरस या बैक्टीरिया के बाहर में चिपक जाएगा और उसकी सेल वॉल को एंजाइम्स के द्वारा खा जाता है। अब ये टी लिम्फोसाइट्स हैं, रिकॉग्नाइज ऑल द टिश्यूज ऑफ वंस ओन बॉडी। अभी ये ना अपने ही बॉडी में हो रहे उनको भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और एंटीजन को मार करता है, जैसे मैंने बताया ना कि ये उसको जिसमें भी प्रॉब्लम है ना उसमें मार छोड़ देगा, उसके साथ में कुछ अटैच कर देगा, जिससे कि जो साइटोनिन है वो उसको पहचानना आसान हो जाता है। और फिर ये इंडिकेशन अपने पूरे बॉडी में जाएगा, सिग्नल जाएगा साइटोनिन का। और फिर सारे जो भी डिफेंसिव मैकेनिज्म वाले सेल्स हैं, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, टी सेल, मस्ट सेल, ये सारे फिर उस साइट पर आएंगे और फिर वहां पर अपना काम शुरू कर देंगे। तो पहले एंटीजन एक बार मार्क कर दिया कि इस सेल में परेशानी है या ये इन्फेक्ट हो चुकी है, इसको या तो खुद मरना है या हम मार दें, या ये बैक्टीरिया ही है तो उसको खा जाए। इन सबको आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो टी लिम्फोसाइट्स करता है। ये not only destroy the antibody coated cell but also stimulate activation and formation of plasma cell by B lymphocyte। जो इसका काम तब होगा जब ये आइडेंटिफाई करेगा, मतलब दोनों पैर में काम करते हैं, आप ऐसे सोच के रखिए। और ये बहुत ही स्पेशलाइज सेल होते हैं और दोनों ही सेल हमारे इम्यून सिस्टम के महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ये एग्रेनुलर होते हैं दोनों, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, ये सारे ग्रेनुलर्स में आ जाते हैं। अब इसमें भी मैंने जो आपको बताया टी सेल, बी सेल और एन के मतलब नेचुरल किलर सेल, ठीक है, जो कि उसको बोलता है कि भाई प्रोग्राम डेथ, तुम में प्रॉब्लम है, खुद ही मर जाओ। ये डिफरेंट टाइप का मोनोसाइट, ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू मैक्रोफेजेस की, मतलब मैक्रोफेज करता है, उसको खा जाता है और साथ में उसका एंटीजन को मार कर लेता है और अगली बार के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो जो ये मोनोसाइट है ये ऑल्सो पार्ट है, इननेट का तो पार्ट है ही, साथ में ये एक्वायर्ड का भी पार्ट है, इसलिए ये अलग है बाकी से, ठीक है। और न्यूट्रोफिल हमने देखा कि ये तो फेगोसाइटोसिस करता है। स्नोफिल होता है जो क्या, बेसोफिल और स्नोफिल पेयर में काम करते हैं। आपको कोई भी एलर्जी होगी तो पहले बेसोफिल लड़ाई करता है, फिर जब लड़ेगा, लड़ाई में सोल्जर्स कम हो गए तो फिर ये स्नोफिल को बुला लेता है। और जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे कि आपका 2-3 दिन बाद एलर्जी के टेस्ट करेंगे तो आपका स्नोफिल लेवल बहुत बढ़ा हुआ आएगा। पहले पहले दिन करेंगे तो सिर्फ बेसोफिल बढ़ा आएगा, तीसरे दिन करेंगे तो तब तक इनकी जरूरत पड़ जाती है, तो ये यहाँ से सिग्नल भेजता है, इसको भी बुला लेता है साथ में, तो फिर ये भी बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाते हैं, दोनों के लेवल आपकी बॉडी में बढ़े हुए होते हैं। नेचुरली इनका लेवल कम होता है, जब आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है तो इनका लेवल कम रहता है। और जब इनकी लड़ाई की में इनकी जब भागीदारी बढ़ जाएगी तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करके सारे को एक जगह बुला लेते हैं और बढ़ा जाता है। ये आरबीसी है, ये मैक्रोफेजेस हैं, ये प्लेटलेट्स हैं। ये हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। सेल मीडिएटेड मतलब बाय ये टी सेल, ये बी सेल, इस तरीके से सेल मीडिएटेड टी सेल, ह्यूमनो इम्यूनिटी मतलब बी सेल, उसी का ही दूसरा नाम है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमने जो पढ़ा था कि आपका स्किन हो गया, केमिकल हो गया, फिर बार में फ्लोरा मतलब जो वायरस वगैरह, और सॉरी जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनके बारे में जो मैंने बताया, ये सारे वो जो कि हमारे बॉडी से निकलते हैं। सेल, इतने टाइप के सेल जो हमने पढ़े। फिर सॉल्युबल फैक्टर्स जो कि रिलीज होते हैं, और दो फिजियोलॉजिकल फंक्शन दो होते हैं, इन्फ्लामेशन और फीवर। और फिर क्या निकलते हैं, कुछ प्रोटीन निकलते हैं, पहला अगर हम केमिकल की बात करें तो, और दूसरा ऐसा निकलते हैं जो कि पास वाले सेल को चिता देते हैं, इंटरफेयर करते हैं और बचाते हैं कि भाई तुम वायरस को रेप्लिकेट हो रहा है, तुम सतर्क हो जाओ,
उसको अपने ऊपर कब्जा करने मत देना और किडनैप मत होना, मतलब वो हाईजैक मत होने देना खुद को। कर लिया तो वो तुम्हारे न्यूक्लियस को नष्ट करके खुद पूरा कन्वर्ट कर देगा, आपको नष्ट कर देगा। ओके, ये इनेट इम्यूनिटी के ही फैक्टर हैं। पहली थी हमारी केराटिन लेयर ऑफ स्किन, और दूसरा मैं भूल गई जो बताना, लाइजोसोम्स होते हैं, है ना। लाइजोसोम को भी हमने देखा है ना कि वो खा जाते हैं, जो उसमें एंजाइम्स होते हैं वो किस तरह से मारते हैं। तो वो कहाँ कहाँ है, सलाइवा में है, आपके टेयर्स में है, टीयर्स में है, आंखों से आंसू निकलेगा उसमें। जो सीलिया था, पीएच ब्लड में, सॉरी स्टमक का जो पीएच था एसिडिक, वजाइना में था, फैटी एसिड थे स्किन में, जो कि सीबम लेयर, वैक्स लेयर थी। ये सारे ही आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के पार्ट हैं। ये सब के बारे में हम बात कर चुके हैं, वही है। एक एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए। कैरेटिन लेयर, लाइसोसोम इन टेयर्स, टीयर्स, सीलिया जो कि आपके नाक में होते हैं, आंख आंख में है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, जिन पे इस तरीके से मूवमेंट होती है, और कुछ भी डस्ट पार्टिकल वगैरह होता है तो उसे पकड़ के नष्ट कर दिया जाता है। फिर लो पीएच जो है वो आपका यूरिन का भी होता है, स्टमक में भी होता है, वजाइना में भी होता है, स्किन में पूरा जो फैटी एसिड्स हैं वो भी इस तरह से ही डिस्ट्रक्ट करते हैं। और यह है कैटियोनिक पेप्टाइड्स, ये भी आपके डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। फिर मैंने फ्लोरा जो बताया, हेल्दी बैक्टीरिया हो गया, वो गले में रहते हैं, स्किन पे रहते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, रोज रोज डिटॉल डाल के पानी में मत नहाइए, क्योंकि वो आपके हेल्दी बैक्टीरिया को भी मार देगा। मतलब पुराने जमाने में कैसे था कि हर दिन आप सोप नहीं लगाते थे, सोप में मतलब क्या हो गया, सोप स्टिल हो गया, अगर आप उसमें डिटॉल डाल के नहा रहे हैं रोज, तो आपका जो हेल्दी लेयर है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में हम हार्मनी में रहते हैं उन हेल्दी बैक्टीरिया। इसीलिए अगर जब पेट में कीड़े हो गए और आपने बिना बताए डीवॉर्मिंग कर लिया, एल्बेंडाजोल करके जो होता है, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप खाएंगे, तो आपके गट बैक्टीरिया जो कि अच्छे हैं वो भी मर जाएंगे। तो आपको फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, फिर से उनको उतना बनने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आजकल वो जो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स वगैरह का जो है ना, क्या था, याकुल्ट वगैरह, इनका बड़ा चलन चला हुआ है। पर अगर हम नेचुरली जो हमारे बॉडी में है उन्हीं को बनाए रखें तो वो ज्यादा अच्छा है फिर, उनको मारने से। तो इसलिए कभी भी प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही कुछ भी जो आप किल कर रहे हैं अपने नेचुरल बैक्टीरिया को, तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉलन में भी, रेक्टम एरिया में, सब जगह पे ही आपके बैक्टीरिया होते हैं, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। तो ये सेल वॉल तोड़ने का काम करते हैं, म्यूकस है जो पकड़ने का काम करता है, वो माइक्रोब्स का ग्रोथ को कम कर देता है। फिर उनके ऊपर इस तरह से एंजाइम छोड़ देता है जो उनको पचा डालते हैं। जैसे लाइसोसोम क्या करता है, उसमें डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि जो माइक्रोब्स हैं उसको खा जाते हैं, पचा डालते हैं मतलब। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो किल्स वायरस, न्यूट्रोफिल्स हो गए, सबका काम तो वही है, मारने का ही काम है। जो ये डेंड्रियाटिक सेल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। डेंड्रियाटिक सेल जो है वो एंटीजन का मार्क करने का काम करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि इसमें प्रॉब्लम है और एंटीजन को मार्क करता है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए भी काम करता है। जो डेंड्रियाटिक है वो इननेट के लिए भी काम करता है और डेंड्रियाटिक के लिए भी करता है। दूसरा है मोनोसाइट, वो इधर भी काम करता है, इधर भी काम करता है, एक्वायर्ड के लिए भी करता है, इननेट के लिए भी करता है। जो डेंड्राइट है उसके बहुत सारे डेंड्राइट टाइप के निकले रहते हैं, इसलिए उसको डेंड्राइटिक सेल कहा जाता है। ये हेल्पर सेल्स होते हैं, ingest and destroy microbes and present antigen to helper T cell, ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। तो आपको दो अलग से याद रखने हैं, पहला है मोनोसाइट, दूसरा है डेंड्राइटिक सेल्स। इन्फ्लोरेंस, ये जो होता है ना, मैंने बताया कि वो इंटरफेयर करने का काम करता है, ये वही है इन्फ्लोरेंस। वो उनको रेप्लिकेशन में इनिबिट करता है, बोलता है कि इसको रेप्लिकेट, वायरस को मत होने दो। वायरस को बढ़ने से रोकने का जो काम करता है वो केमिकल इन्फ्लोरन है।
फिर कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने बताया कि कुछ मार्क करके रखता है और आगे के लिए मेमोरी बनाता है, तो मेमोरी जो सेल हो गए, मेमोरी सेल, वो इसके पार्ट है। ऑप्सोनिन, इतने सारे हमको याद नहीं रहेंगे। फिर दो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक है इन्फ्लामेशन, दूसरा फीवर, ये दोनों इसमें भी ये आ गए। ओके, तो इस तरीके से हमारा इम्यूनिटी काम करता है। ये दो को इन्होंने, डेंड्रेटिक सेल को ही मैक्रोफेज कहा जाता है, जिसके बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस निकले रहते हैं, इसीलिए इसको हम डेंड्रेटिक सेल कहते हैं। ये दोनों का पार्ट है, इननेट में भी काम करता है, इधर भी काम करता है। इननेट में ये क्या करता है, साइटोकिन, साइटोकिन इसको भूलिए मत, ये एक ऐसा केमिकल है जो कि पूरे जहां पे लड़ाई चल रही होती है, क्या सबको दिख रहा है, मतलब कुछ माइक खोल के बोलिए। कुंदलिक जी क्या बोल रहे हैं? मैम, रमेश जी को स्लाइड नहीं दिख रही थी तो मैं बोला कि सभी को तो दिख रही है, विजिबल है। ओके ओके ओके, हाँ तो मैं ये बता रही थी, जो ये साइटोकिन है इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि जिस साइड पे आपका लड़ाई चल रहा है वहां पे ये केमिकल आपके पूरे बॉडी में फैलता है, और सारे जो सोल्जर्स हैं उनको बुलाता है, भाई आ जाओ, ये हमारा साइट ऑफ वॉर है, यहाँ इकट्ठे होना है, यहीं पे लड़ाई करना है। तो ये वो केमिकल है जो गाइड करता है सेल को कहाँ पहुंचना है, ल्यूकोसाइट को कहाँ पहुंचना है, डब्ल्यूबीसी को कहाँ आना है, लिम्फोसाइट को कहाँ आना है, कहाँ पे आपका डेवलप एक्ट होना है, वो इस केमिकल के थ्रू होता है, जो कहाँ से रिलीज हो रहा है, इस डेंड्रियाटिक सेल से रिलीज हो रहा है। और दूसरा, जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या करता है, ये आइडेंटिटी हेल्पर सेल की तरह काम करता है। हमने देखा था ना, टी हेल्पर सेल और किलर सेल, तो ये टी हेल्पर सेल है आपका डेंड्रियाटिक सेल, जो कि एंटीजन को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ये सेम वही दो तरह का है। ओके, स्पेसिफिक टू इम्यून सिस्टम। अभी ये इस चीज की बात कर रहे हैं कि हमने जो पहली बार एंटीजन आया, फिर उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन रख ली मेमोरी, जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, जिस प्रिंसिपल पे वैक्सीन काम करते हैं, ये उसी को समझाने की कोशिश कर रहा है। अभी हम मेजर फंक्शंस ऑफ टी सेल एंड बी सेल देख लेते हैं। जो बी सेल है वो एंटीबॉडीज बनाती है, मत भूलिएगा, बी सेल बनाता है एंटीबॉडीज, और ये होस्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, एलर्जी, के फीवर, ऑटो इम्यूनिटी देता है, ये सभी काम है बी सेल के। और सेल मेडिएटेड के क्या काम है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, फंगाई वायरस से अगेंस्ट, पॉइजन ऑक की एलर्जी होगी, मैंने आप नीचे कुछ पॉइजन ऑक जो है उसको खा लिया तो उसके अगेंस्ट जो होगी, तो उसमें लड़ाई में आपको ये टी सेल काम करेंगे। कोई ट्यूमर है उसको खुद को ही अगर खत्म होना है, तो अपना इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग करना है, थाइमस से जो सेल रिलीज हो रहे हैं वो खुद ही आइडेंटिफाई करके उसे खत्म करने की क्षमता रख सकते हैं। मैंने रिसेंट ही एक केस स्टडी पढ़ा था, जिसमें उन्होंने इम्यूनिटी पे 1 साल उसका ट्रीटमेंट किया स्टेम सेल्स के थ्रू, और उसका जो टी सेल है उसको इतना स्ट्रांग बनाया कि उन्होंने डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये इसका लास्ट स्टेज है सेरिब्रल कैंसर का, और उसको ब्रेन में ट्यूमर था, और सब बोल रहे थे कि शायद इसके पास मुश्किल से 3 मंथ बचा है जीने के लिए। पर जब नेक्स्ट टेस्ट हुआ तो उसमें देखा कि वो पूरी तरह से उसके सारे कैंसरस जो मेलिग्नेंट सेल थे वो अपने आप मर चुके हैं, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई कि बाहर कीमोथेरेपी के बिना उसके अपने सेल ने उसके मेलिग्नेंट सेल को मार दिया। ये अभी मैंने विदिन 5 डेज पहले ये न्यूज पढ़ी है, सो इंस्पायरिंग कि अपना मेडिकल साइंस इतना उसमें काम कर रहा है कि उन्होंने इम्यून सिस्टम के थ्रू उसके स्टेम सेल्स को लेके इतना अपने टी सेल्स को इतना स्ट्रांग बनाया कि उन्होंने मेलिग्नेंट सेल्स को किल कर दिया, और वो कैंसर फ्री हो गया। जो बंदे को उन्होंने बोल दिया था कि मुश्किल से आपके पास 3 महीना और बचा है, वो पूरी तरह से मुक्त हो गया, कैंसर मुक्त ही हो गया वो बंदा।
तो ये अपने आप आइडेंटिफाई करके उनको खत्म करने का काम करते हैं। आपको अभी दो चीज अच्छे से याद रखनी है, मैं एक और बार रिवाइज कर देती हूँ कि जो इननेट है वो नॉन स्पेसिफिक है, हर केस में एक ही जैसे काम करेगा, वन। दूसरा, उसके पास मेमोरी नहीं होती है। और तीसरा, ये बहुत फास्ट काम करता है। ये हमें बचपन से मिला हुआ होता है, मदर्स मिल्क के थ्रू मिलता है, जेनेटिक्स के थ्रू मिलता है, और बड़े होने तक भी हमेशा वो रहता ही है। ठीक है। जबकि एक्वायर्ड होता है वो पैदा होने पे नहीं है। एक्वायर्ड मतलब कि हम उसे बाद में धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जब ये बच्चा 7-8 साल का हो जाएगा तब ये टॉन्सिल्स इतना प्रॉब्लम नहीं देंगे, या फिर इसका इम्यूनिटी इतना हो जाएगा कि ये लड़ाई इसका इतना बार बार इन्फेक्शन नहीं होंगे बच्चे को। इस तरीके से आप किसी भी छोटे बच्चे के बारे पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे तो ये स्टेटमेंट आपको बहुत बार सुनने को मिल जाएगी। ठीक है। तो एक्वायर्ड का मतलब हम धीरे धीरे उस वायरस, उस बैक्टीरिया के खिलाफ मेमोरी बना के स्टोर कर रहे हैं, और वैक्सीन भी लगते हैं इसी प्रोसेस बेस पे। तो आपने जितने वैक्सीन लिए हैं उनकी प्रोटेक्शन तो आपको मिली है। तो जितना, मान लीजिए आपने रोटा वायरस का वैक्सीन दिया है अपने बच्चे को, ठीक है, तो जब नेक्स्ट टाइम कुछ डायरिया के सिम्टम आए तो वो उतने नहीं होंगे। वो बिकॉज उस स्पेसिफिक के लिए उसके पास एंटीबॉडीज पहले से है, तो वो नेक्स्ट टाइम उतना बीमार पड़ेगा ही नहीं बच्चा। इसी प्रिंसिपल पे सारे वैक्सीन काम करते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो कि मेमोरी बेस्ड होती है, वो हर बार इकट्ठा करती रहती है, और हर एक बैक्टीरिया और वायरस के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बॉडी में बना के रखती है, वन। तो ये स्पेसिफिक है। दूसरा, स्लो काम करती है क्योंकि अभी कुछ नया आ गया, आज कोरोना जी नए म्यूटेट होके पधार गए, तो फिर से उसकी वापस से स्टार्टिंग से उसके अगेंस्ट लड़ना, फिर से धीरे धीरे उसकी मेमोरी सेल्स बनाना, इकट्ठा करना इंफॉर्मेशन, और लंबे समय तक उसको, तो धीरे धीरे मान लीजिए 15 दिन में उसके खिलाफ आपके पास थोड़ी थोड़ी इम्यूनिटी फिर से आई किसी नए वायरस या नए जीन के खिलाफ। तो इस तरीके से ये स्लो काम करता है पर इफेक्टिव है, स्पेसिफिक है इसलिए बहुत इफेक्टिव है, राइट। और तीसरा, ये मेमोरी रखता है। तो ये दो में बहुत फर्क है, ठीक है, जो कि दोनों को अलग करता है। ओके। जो इम्यूनोजेनिक हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप का रिस्पॉन्स निकालते हैं, और जो एंटीजेनिक हैं वो एंटीबॉडीज की के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो ऑल इम्यूनोजेनिक हैं, इम्यूनोजेंस हैं, वो एंटीजेनिक हैं, पर जो सारे एंटीजेंस हैं वो इम्यूनोजेनिक नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। जो बेसिक मैंने डिफरेंस था, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमने समझा है आप उसको पकड़ के रखिए, भूलिएगा मत। टी सेल, बी सेल, और इधर में तो बहुत सारे जो मस्ट सेल, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट्स, आपके बेसोफिल, स्नोफिल, नेचुरल किलर्स, डेंड्राइट्स सेल जिसको मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स। तो ये आपके सारे डिफरेंट टाइप के सेल हैं और इस तरीके से वो इम्यूनिटी में काम करते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या हैं? ये एक प्रोटीन चेन्स है जो कि there are different chains that immune system enables in different ways to make different antibodies। हम ये ऊपर से जो खा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से जाके हेल्प करेगा। और वो जो एंटीबॉडीज है वो जो सेल वॉल है किसका, नेक्स्ट, वो बी सेल को अटैच होगा, और जो फॉरेन बैक्टीरियाज हैं उनको माइक्रोबिया, देखिए ये उसके पास आ गया एंटीबॉडी, और उसके एंटीजेंस की जो रेड एंटीना है इससे एंटीजन बोलते हैं, और ये मार्क हो जाती है कि इसके इसमें प्रॉब्लम है और इसके अगेंस्ट हमको लड़ाई करनी है। ठीक है, इन रिसेप्टर्स के थ्रू ही हम उसको मारते हैं, इस तरह से उसको टैग कर दिया जाता है। और फिर ये मैक्रोफेज हो रहा है, ये उसको पूरा अंदर में ले लेगा और डाइजेस्ट कर देगा। ये एंटीबॉडीज है, ये एक्टिव साइट है,
जो एंटीबॉडीज हैं वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। वो जिसके पास वो रेड रेड डॉट वाले एंटीजेंस होते हैं, वो हर एक के लिए की और ताला चाबी का ही काम होता है। जिसका एंटीजन होगा वो स्पेसिफिक उसी के साथ जाके एंटीबॉडी उसी का ही काम करेंगे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जब एंटीबायोटिक का कोई कोर्स अगर डॉक्टर ने दिया है, तो अगर आप बीच में छोड़ देंगे, मान लीजिए 3 दिन का कोर्स है, आपने बीच में छोड़ दिया, तो वो पूरा तरह से वो जो बैक्टीरिया है वो मरा नहीं है, पर उसके पास भी तो अपना इम्यून सिस्टम है ना। उसके पास भी जो अपना इम्यून सिस्टम है, तो उसने उसके उस पर्टिकुलर जो दवाई थी उसमें जो कंपोनेंट थे उसके खिलाफ वो भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेगा कि वो अगली बार उससे नहीं मरेगा। तो इसलिए टिल द टाइम यू फिनिश योर कोर्स आपको बीच में नहीं छोड़ना है। 5 दिन का लिखा है एंटीबायोटिक, तो आपको पहले ही डाउट है तो शुरू करने से पहले ही क्रॉस चेक करके फिर ही आप उसे लेना शुरू करें, और एक बार लेना शुरू करें तो पूरा खत्म करें। बीच में छोड़ देंगे तो वो बैक्टीरिया ही उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर कम काम करेगा, फिर अगली बार और कम काम करेगा, फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा आजकल एंटीबायोटिक्स का दौर बढ़ गया है, तो जो बच्चे बड़े होते हैं तो इतने हेवी डोजेस से भी उनकी बीमारी फिर ठीक नहीं होती है। इसलिए पुराने जमाने में पूरा एकदम प्रिकॉशियसली ही दिया जाता था ना। आजकल तो कुछ भी हुआ पहले ही एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं हम लोग। हम भी चाहते हैं कि जल्दी ठीक हो बच्चे। ये हम समझ चुके हैं, अब है ना, अगर हम वीडियो देख लेंगे तो वो ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये सब वो वही है जो मैंने समझाया था कि सीलिया म्यूकस कैसे काम करता है।